नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जयचंद, तूने देश को क्यों बर्बाद किया, गैरों को लाकर हिंद में क्यों आबाद किया। दरअसल भारतीय इतिहास में कई सारे नाम हुए। कुछ ने अपना बलिदान देकर देश को आज़ाद किया तो कुछ ने पूरा जीवन देश पे न्यौछावर कर दिया। लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं इतिहास के उस चर्चित नाम की जिसे काले अक्षरों में लिखा जाता है। आज उस राजा की कहानी हम आपको बताएंगे जिसके धोखे ने उसे युगों युगों तक चर्चित कर दिया। यहाँ तक आज भी उसके नाम की मिसालें दी जाती हैं। तो आपको हम बताते हैं राजा जयचंद की कहानी। राजा जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे। वो गहरवार राजवंश से थे जिसे राठौर राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल पृथ्वीराज और जयचंद की पुरानी दुश्मनी थी। दोनों के मध्य युद्ध भी हो चुके थे। फिर भी पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता से शादी के बाद वो जयचंद का दामाद बन चुका था। पृथ्वीराज चौहान का राजकुमारी संयोगिता का हरण करके कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद को कांटे की तरह चुभ रहा था। उसके दिल में अपमान के तीखे तीर चुभ रहे थे। राजा जयचंद किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज चौहान का विनाश करना चाहता था। भले ही उसे कुछ भी करना पड़े। अपने जासूसों से उसको पता लगा कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहते हैं। बस फिर क्या था, राजा जयचंद को मानो अपने मन की मुराद मिल गई। आपको बता दे, उसने गौरी की सहायता करके पृथ्वीराज को समाप्त करने का मन बनाया। जयचंद अकेले पृथ्वीराज से युद्ध करने का साहस नहीं रख सकता था, तो उसने सोचा इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राज्य उसको पुरस्कार स्वरूप दे दिया जाएगा। राजा जयचंद के देशद्रोह का परिणाम ये हुआ कि जो मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी हार को भुला नहीं पाया था, वो फिर पृथ्वीराज से मुकाबला करने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गौरी को पृथ्वीराज के खिलाफ सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। देशद्रोही जयचंद की सहायता पाकर गौरी तुरंत पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। जब पृथ्वीराज को ये सूचना मिली कि गौरी एक बार फिर युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोहम्मद गौरी की सेना से मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज के मित्र और राजकवि चंद्रदाई ने अनेक राजपूत राजाओं से सैन्य सहायता का अनुरोध किया, लेकिन संयोगिता के हरण की वजह से राजपूत राजा पृथ्वीराज के विरोधी बन चुके थे। वो कन्नौज राजा के संकेत पर गौरी के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। आपको बता दें कि 1192 ईस्वी में एक बार फिर पृथ्वीराज और गौरी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, जबकि गौरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। गौरी की सेना की विशेष बात यह थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ते थे। अब पृथ्वीराज ने बड़ी ही आक्रामकता से गौरी की सेना पर आक्रमण किया। उस समय भारतीय सेना में हाथी के द्वारा सैन्य प्रयोग किया जाता था। गौरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को घेर लिया और उन पर तीर से वर्षा शुरू कर दी। घायल हाथी ना तो आगे बढ़ पाए और ना ही पीछे, बल्कि उन्होंने घबरा कर अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। तराइन के युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि देशद्रोही जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक अपने राजपूत भाइयों को मार रहे थे। दूसरा, पृथ्वीराज की सेना रात के समय आक्रमण नहीं करती थी। यही नियम महाभारत के युद्ध में भी था, लेकिन तुर्क सैनिक रात को भी आक्रमण करके मार काट मचा रहे थे। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और उसको राजकवि चंद्रबाई को बंदी बना लिया गया। देशद्रोही जयचंद का इससे भी बुरा हाल हुआ। उसको मारकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया। पृथ्वीराज की हार से गौरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण भारत वर्ष पर अधिकार हो गया। भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो गया। अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर गौरी पृथ्वीराज और चंद्रबदाई को युद्धबंदी के रूप में अपने गृह राज्य की ओर रवाना हो गया। पृथ्वीराज की हार से संतुष्ट जयचंद अब उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया था। मगर जयचंद की खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकी, क्योंकि खैबर के रास्ते मोहम्मद गौरी एक बार फिर भारत आ गया था। इस दौरान गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया।
और उसका सामना करने के लिए जयचंद खुद सेना का नेतृत्व करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरे। इस युद्ध में तीर लगने से राजा जयचंद की मौत हो गई और इस तरह कन्नौज का राज भी गौरी के अधीन हो गया। इस कहानी में जहां जयचंद गद्दार साबित होते हैं तो वहीं शोध करने वाले इतिहासकार इस कहानी से इत्तेफाक नहीं रखते। लेखक डॉक्टर आनंद शर्मा ने राजा जयचंद के जीवन पर काफ़ी शोध किया है और उनके अनुसार किसी भी किताब में राजा की बेटी संयोगिता का जिक्र नहीं मिला। किसी भी लेख, दस्तावेज या किताब में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि राजा की कोई संयोगिता नाम की बेटी भी थी। अगर ये मान लिया जाए कि राजा की कोई बेटी ही नहीं थी तो संयोगिता हरण की बात पूरी तरह से झूठी साबित होती है। हाँ, हो सकता है कि उनके बीच के आपसी मतभेदों की कोई और वजह रही हो, लेकिन उससे संबंधित कोई दस्तावेज भी इतिहास में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जिस बात को लेकर राजा जयचंद को देशद्रोही कहा जाता है, यानी गौरी को भारत पर आक्रमण का न्योता देने वाला तथ्य, उसको लेकर भी कोई परिणाम लेख मौजूद नहीं है। जयचंद की कहानी को लेकर एक मत ये भी है कि तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद और पृथ्वीराज दोनों एक साथ लड़े थे, हालांकि इसके कहीं साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। कहा यह भी जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध के समय पृथ्वीराज ने राजा जयचंद से छोटे राजाओं तक को युद्ध के लिए आमंत्रित किया, जबकि जयचंद को इसकी कोई खबर नहीं दी गई। ऐसे में जयचंद ने तराइन युद्ध में अपनी कोई भागीदारी नहीं दी। दूसरे युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके चलते पृथ्वीराज को युद्ध में हार के साथ मौत नसीब हुई। इस जीत के साथ ही दिल्ली और अजमेर में भी गौरी का शासन हो गया, लेकिन गौरी ने इसकी सारी भागदौड़ कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी वापस चला गया था। हालांकि 1 साल बाद से वह फिर लौटा और जयचंद पर हमला कर उसको भी हरा दिया। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद ने गौरी की मदद की थी तो बाद में गौरी ने जयचंद को क्यों मारा, जबकि वह उसे भारत में अपना गवर्नर बनाकर यहाँ अपना राज्य चला सकता था। दरअसल जयचंद द्वारा गौरी की सहायता का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है, जिससे ये तथ्य भी साबित नहीं हो पाता। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।